आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस ने डोमिनेशन किया, और इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें देखी आपको एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ। हमने डेमोक्रेसी का मतलब समझने के बाद में जो भी इश्यूज़ आए इलेक्शन करवाने के अंदर, फर्स्ट इलेक्शन के अंदर, वो सारे डिस्कस कर लिए थे कि हमारे एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, वुमेंस की क्या कंडीशन थी, कंट्री के साइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन रही थी, डिलिमिटेशन करनी थी बाउंड्रीज़ की, और ECI उसको इस्टेब्लिश करना था। उसके बाद में पोस्टपोन हुए इलेक्शंस, और फिर हमने एक लैंडमार्क की तरह डेमोक्रेसी के अंदर हमारे इलेक्शंस को करवाया। इसके बाद में आज हम कंडक्ट करने और उसके बाद में हमने एक और चीज़ देख ली। उसके अंदर हमने देखा था कि कांग्रेस का डोमिनेशन क्यों था, और उसके अंदर लीडरशिप, पोटेंशियल, इन्फ्लुएंस के बाद में हमने देखी सोशल स्ट्रेंथ, FPTP सिस्टम, आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ऐसी सारी चीज़ें देखी। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस का डोमिनेशन एक्चुअली में था कैसा, और कांग्रेस ने डोमिनेशन किया कैसे। तो आइए गाइस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेशन था कैसा, हाउ, उसने डोमिनेशन किया कैसे। कांग्रेस का जो डोमिनेशन था, जीत थी उसकी, वो किसी को सरप्राइज़ नहीं करने वाली थी, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर से रीजंस देखे, उसकी पोटेंशियल, सोशल स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस, FPTP सिस्टम, वहाँ से क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस का जीतना तो जाहिर था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस ने 364 सीट्स जीत ली। कितने में से? 489 में से। तो लगभग सारी सीटें इन्होंने जीत ली थी। और इसके बाद में जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी वो कौन थी? CPI, जिसके पास सिर्फ 16 सीट्स थे। आप देख सकते हैं गाइस कितना कम कंपैरिजन हो चुका है दोनों के बीच में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने मेजोरिटी कहाँ कहाँ खोई, ये देखना भी ज़रूरी है। ट्रवनकोर, कोची, ये गाइज आज के टाइम में केरल का जो हिस्सा है उसकी बात हो रही है, जहाँ पे CPI ये जो है पार्टी है जिसने 16 सीट्स जीती थी, वो यही थी। और यही आगे चल के 1957 यानी कि सेकंड जनरल इलेक्शंस के अंदर क्या करती है, अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश कर पाती है, जो कि 2 साल बाद में वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी जाती है, जिसके कारण कांग्रेस को आज भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके अलावा ये मद्रास और उड़ीसा के अंदर भी इसने मेजोरिटी खोई, पर फिर भी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रही। इनके बाद में यहाँ पे PM बने जवाहरलाल नेहरू जी, और 3-4 सीट्स जो थी वो कांग्रेस जीतता गया, और बाकी जो पार्टीज़ थी उन्होंने 1/10 सीट भी नहीं जीत पा रही थी। तो आप देख सकते हो गाइस कांग्रेस का डोमिनेशन कैसा था, और ये फर्स्ट में ही नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन के अंदर भी ऐसा ही था। इसके बाद में नोट करने वाली एक बात है कि यही चीज़ें जो थी वो दोहराई जा रही थी। मतलब कि जब तक नेहरू जी की डेथ ना हुई थी 1964 के अंदर, 62 के इलेक्शन के बाद में 2 साल बाद में नेहरू जी की डेथ होती है, तब तक यानी कि थर्ड इलेक्शंस तक ऐसे था कि अभी तक तो कोई और पार्टी आ भी नहीं सकती। इसके बाद में देखा जाए तो जब यहाँ पे नेहरू जी की डेथ होती है, 66 तक रूल करते हैं कौन? शास्त्री जी। अब कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल वीक हो चुकी थी, एक न्यू लीडर बन के आएंगी कौन? इंदिरा गांधी जी। तो तब से देखेंगे कि कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगा, बाकी पार्टीज जो हैं वो इस्टेब्लिश होने लगी 67 के अंदर। इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे गाइज आगे। अब कांग्रेस का नेचर कैसा था? कल मैंने आपको कहा था कि डेमोक्रेटिक वर्ड का जो मतलब है वो थोड़ा सा देख के आना। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गाइज जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आज मैं आपको एक पार्टी बताऊंगा जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह सब कुछ दिखा रखी है, पर वहाँ पे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है। इस वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने के कारण वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाती है। वही गाइज ये पार्टी है मेक्सिको की, जिसको बोलते हैं PRI। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी कांग्रेस के नेचर की बात करते हैं। कांग्रेस का नेचर कैसा था? ये डेमोक्रेटिक नेचर था, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीका के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर कंट्री है ना साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के सबसे लोवेस्ट पार्ट पे, तो वहाँ पे जो पार्टी है वही उसी का जैसा नेचर किसका है? हमारी कांग्रेस का।
यहाँ पे गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था आज़ादी में, नेल्सन मंडेला जी साहब के साथ में। ना ही तो यहाँ पे वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वन पार्टी ग्रांट की गई है, ना ही यहाँ पे मिलिट्री रूल है, और ना ही वन पार्टी डोमिनेंस है। देखो वन पार्टी यहाँ पे भी है चाइना के अंदर, और वन पार्टी यहाँ पे भी है मेक्सिको के अंदर। दोनों में फ़र्क क्या है, चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है एक ही पार्टी होगी, बल्कि मेक्सिको में ऐसा नहीं था। इसलिए चाइना के अंदर आज भी वन पार्टी है, बल्कि मेक्सिको के अंदर 2000 के अंदर वन पार्टी हट चुकी थी, और उसके बाद में और भी पार्टीज़ आ चुकी थी। यहाँ पे इलेक्शंस का मैनिपुलेशन है, यहाँ पे इलेक्शंस का मैनिपुलेशन होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वन पार्टी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अभी जो चार्ट है आपके सामने, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी ज़रूरी चार्ट है। इसके अंदर आप देखिए गाइस कि जो फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर 489 टोटल सीट्स हैं, जो कि बाद में जाके क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, 494 हो जाती हैं, क्योंकि गोवा और ये शायद ये वाला प्रोविंस जो है वो बाद में जुड़ जाता है, और सिक्किम भी शायद जुड़ जाएगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब आप एक चीज़ देखिए गाइस कि ये तो रही एक आउट बात, बल्कि अगर मेन फोकस करने वाली बात क्या है कि कांग्रेस की विनिंग देखो आप गाइस, 364, 371 और लगभग ये है शायद 361 है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 350 से ज़्यादा वोट सिक्योर कर पा रही है कांग्रेस ईजीली। तो लगभग सब देखा जाए तो केवल और केवल 100 वोट्स ये दूसरी पार्टीज़ के लिए छोड़ रही है, जबकि ये कितने कर रही है, इसके ट्रिपल टाइम्स, या फिर अगर आप बात करो तो लगभग इसके 4 गुना, तो 4 टाइम्स बाकी पार्टीज़ के। देखो अगर आप पूरी पार्टीज़ जो मिलके वोट इलेक्ट कर रही हैं, सिक्योर कर पा रही हैं, उसके 4 गुना तो अकेली कांग्रेस सिक्योर कर रही है। आई होप सो गाइज़ आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अब आगे अगर देखें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये है गाइज टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या थे गाइज, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे है। इन ये कहते हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के जो ग्रुप थे वो कांग्रेस के अंदर जो भी थे उनको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, राइट, लेफ्ट। तो ये सारे कौन थे गाइज, ये अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे जो कि कांग्रेस के अंदर थे। अब अगर आप देखो तो कहीं पे भी अगर इतनी ज़्यादा वेरिएशन है तो वहाँ पे कोलिशन हो रखा होगा, तभी एक पार्टी बन के रह रही होगी। और कोलिशन के कुछ हॉल मार्क्स होते हैं, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कि वो होने ही चाहिए। जैसे क्या क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस कि कॉम्प्रोमाइज़, एक अगर पार्टी में रहना है तो एक बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि दूसरा बंदा सिक्योर रह सके और सेफ फील कर सके, ताकि वो पार्टी बैलेंस होती रहे। और दूसरा है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज को कंट्रोल में रखना। इसका मतलब क्या है गाइस कि इतनी जो सारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, अगर किसी को बाहर कर दिया तो वो पार्टी के लिए फ्रैक्शंस जो हैं वो कम होते जाएंगे, जो कि कांग्रेस चाहती नहीं थी, ताकि कोई और पार्टी इमर्ज ना हो। तो इसी चीज़ के लिए क्या किया, इंक्लूसिवनेस, मतलब कि हर एक की बात को सुना जाता और हर के पॉइंट्स को देखने के बाद में कोई एक प्लान सामने लाया जाता, और उस प्लान के अंदर लगभग सबकी रजामंदी होती थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबके कुछ ना कुछ एम्बिशंस और राइवलरीज थी, पर फिर भी ये क्या कर रहे थे, एक साथ थे, और एक साथ होने के कारण ही कांग्रेस को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। कुछ लोग थे बाहर से जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने कर रहे थे, सॉरी मैनिपुलेट नहीं कह सकते हम, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये सही है गाइस, ये इनको इन्फ्लुएंस करते थे इन फ्रैक्शंस को। इन फ्रैक्शंस को जब ये इन्फ्लुएंस करते थे तो वो अपनी बात और ज़्यादा स्ट्रांगली रखते थे फ्रैक्शंस, और इसी वजह से गाइस ये इसके लिए बेनिफिट रहा। बाकी जो पार्टीज़ थी वो सोचती थी कि इससे पार्टी टूटेगी, बल्कि पार्टी अब क्या हो रही थी, स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, क्योंकि इनके एक रूम प्रोवाइड कर दिया जाता था इनके अंदर ही, ताकि ये रह के अपनी सभी इश्यूज़ को बैलेंस कर सकें। इसी वजह से गाइस इतनी सारी चीज़ें होने के कारण कांग्रेस को एक ग्रांड सेंट्रिक पार्टी कहा जाता था। आई होप सो गाइस अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें
तो फ्रैक्शंस जो थे वो एक तरह से कांग्रेस के लिए बैलेंसिंग मैकेनिज्म का काम करते थे। मतलब कि कांग्रेस को डगमगाने देते ही नहीं थे, कांग्रेस को ऑलरेडी बैलेंस कर लेते थे और बाहर किसी पार्टी को अंदर आने नहीं देते थे। इसी वजह से गाइस रजनी कोठारी जो जो मैम है उन्होंने इसको कहा है कांग्रेस सिस्टम, क्योंकि कांग्रेस ही क्या है रूलिंग पार्टी और कांग्रेस ही क्या है अपोजिशन पार्टी, क्योंकि इसके फ्रैक्शन ही इसका अपोज करते थे और इसके फ्रैक्शन ही हैं दूसरे, वो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर लेते थे एक रूम के प्रोवाइड जो इनको किया जाता था उसी के अंदर। ठीक है, दूसरी पार्टी को कोई मौका मिलता ही नहीं था, बस कभी कभार वो हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस कर पाती थी। ठीक है गाइस, अगर हम आगे बात करें तो अब देखेंगे हम कि बाकी जो पार्टीज़ थी वो भी इमर्ज हो रही थी। वो कौन कौन थी गाइस, और वो कैसे कैसे पार्टीज़ कौन कौन से लेके आ रहे थे, क्या क्या एजेंडास लेके आ रहे थे नए, क्योंकि कांग्रेस के सामने खड़ा होना कोई आसान बात नहीं थी। तो अब कांग्रेस के सामने क्या एजेंडा लेके कौन सी पार्टी आएगी ये सब हम देखेंगे, और कब पार्टीज़ ज़्यादातर निकल के आई। अगर हम बात करें तो पार्टीज़ तो लगभग आज़ादी के पहले से भी थी, पर वो कांग्रेस के अंदर थी। जब कांग्रेस आज़ाद हुई, इंडिया आज़ाद हुआ, तो कांग्रेस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ निकल के आने लगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो 60s और 70s का जो डिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करने वाली बीजेपी वगैरह जो पार्टीज़ हैं वो अभी निकल के आ रही हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 56 के आसपास में एक पार्टी बनी थी जिसको बोलते हैं कि स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि वो क्या चाहती थी, प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती थी। 48 की अगर हम बात करें आज़ादी के 1 साल बाद में यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी आई, वो चाहती थी कि जो सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो। बल्कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय जनसंघ बोलते थे पहले, ये सारी पार्टीज इमर्ज होकर आई थी और ये पहले कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है गाइस, अब इनका बेनिफिट क्या हो रहा था कि अब ये देखो पार्टीज़ ऑलरेडी हैं तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक नेचर तो बना रहेगा। ठीक है, वो कांग्रेस को नॉन डेमोक्रेटिक बनने से रोकेंगे। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सिक्योर रहेगी। बजाय जैसे कि हम देखेंगे आगे कि पीआरआई पार्टी को क्या किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था और इसी के एक लीडर ने पूरी तरह से क्या कर लिया, सब कुछ पे कंट्रोल कर लिया। तो इसी वजह से ये क्या करवा रही थी, चेक एंड बैलेंस का काम भी कर रही थी। अब एक इम्पोर्टेंट जो फीचर था उस टाइम का वो क्या था गाइज, कि लीडर्स के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करती थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे, कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, तो ये दोनों जो थे वो कांग्रेस की पार्टी से नहीं थे। ठीक है, ये जो है वही है गाइज श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में जाके भारतीय जनसंघ, जो कि बाद में जाके बीजेपी के रूप लेगी, उसका जो स्थापक हैं या फिर फाउंडर है वो यही थे। ये दोनों जो थे वो कांग्रेस पार्टी के ना होने के बावजूद भी क्या करते हैं, कैबिनेट मीटिंग में अपनी सीट सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि नेहरू जी को पता था अभी कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है पीआरआई। पीआरआई को कौन थी गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं, ये स्पेन के अंदर पार्टी बनी थी। इसको बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका पहले का नाम था नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये तो कोई काम की बात नहीं थी। काम की बात क्या है गाइज, यहाँ पे ऑल टोटल अगर देखे जाए तो वो यही है कि ये 1920 के देखो गाइज, इससे रिलेट करना इंडिया की जो पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगी कि रिवॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिकन रिवॉल्यूशन होगा और इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। रिवॉल्यूशन और स्ट्रगल में बस यही फ़र्क है कि रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में होता है, एक कम पीरियड ऑफ टाइम में होता है। उसके बाद में देखो गाइस क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद में ये पार्टी आई, पार्टी का एक लीडर था जिसने क्या, अब इंटरेस्ट तो क्या थे इनके, सब थे, हर तरह के इसके अंदर लोग थे, लेबर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, मिलिट्री लीडर्स भी थे। ठीक है, तो अब लेकिन हुआ क्या, इंडिया की जैसे हालत तो थी इसकी, पर क्या हुआ, सिर्फ एक चीज़ के कारण, वो है गाइस इलेक्शंस को इसने मैनिपुलेट कर दिया। इस लीडर ने क्या किया, इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर दिया, और मैनिपुलेट करने की वजह से क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी थी वो क्राइसिस में चली गई। इंडिया के अंदर जो अपोजिशन की जो पार्टीज़ थी, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था,
उनका एक पॉजिटिव रोल यही रहा था कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट होने ही नहीं दिए और चेक एंड बैलेंस का काम चलता रहा। वरना कांग्रेस जो इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, शायद हो सकता था कि वो क्या कर लेती, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके वो आगे तक रूल कंटिन्यू कर पाती। तो अगर डिफरेंस आए तो डिफरेंस के अंदर भी हम लिख सकते हैं कि इलेक्शंस मैनिपुलेशन, और इसे कहा जाता था द परफेक्ट डिक्टेटरशिप, कि कोई कह भी नहीं सकता डिक्टेटरशिप है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे चल रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं। पर इलेक्शंस के अंदर एक खास बात होती है, वो है फ्री एंड फेयर विदाउट मैनिपुलेशन। ठीक है गाइज। अब 2000 के अंदर क्या होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं जिनमें ये हार जाती है पार्टी, और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर मैनेज्ड डेमोक्रेसी आती है। पर लोग जो हैं वो आज भी डरे हुए हैं, आज भी उनको डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं होता है यहाँ की पे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी भी क्या हो रहा है, वही कुछ चल रहा है। तो यहाँ की डेमोक्रेसी की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली ये पार्टी रही। आई होप सो गाइज़ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ मैं आपको। कौन कौन पार्टी कैसे कैसे इमर्ज होकर आई और कांग्रेस ने कैसे कैसे विनिंग्स ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा विनिंग्स होने के बावजूद एक टाइम बाद में कांग्रेस गिर जाती है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेहरू जी की डेथ का क्या इम्पैक्ट रहा, कि सिर्फ 3 इलेक्शन की ही क्यों बात करते हैं, 4th इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ, जो 3rd इलेक्शन हुआ 62 का, उसके बाद में काफ़ी दिक्कतें आई थी गाइस। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने कैसे कांग्रेस को वापस रिस्टोर किया, ये सब हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं अभी आगे। उसके बाद में हमने फ्रैक्शंस को देखा कि फ्रैक्शंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, और कैसे कैसे कांग्रेस को इसने एक ग्रांड सेंट्रिक पार्टी बना के एक कांग्रेस सिस्टम चलाने में मदद की, और कैसे इसे एक सक्सेसफुल पार्टी बनाया। उसके बाद में हमने अदर पार्टीज जो भी इमर्ज हुई हैं वो अभी एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे, जो भी हमारी बुक के अंदर हैं, और बुक के बाहर का या अंदर का जितना भी है हम ओवरऑल व्यू कंटेन करके एक अच्छा कंटेंट आपको देंगे। उसके बाद में हमने पीआरआई पार्टी के बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे वो एक कांग्रेस से अलग थी, सिर्फ एक पॉइंट के कारण, वो था गाइस क्या, इलेक्शंस का मैनिपुलेशन। आई होप सो गाइस आप सभी को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको सही में अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।